हेलो एवरीवन, फिर से वनडे में आपका स्वागत है। मैं विनस जैन आपके सामने फिर हाजिर हो गया हूँ हमारी प्यारी सी सीरीज में, जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं जेईई मेंस 2026 के पीवाईक्यूज। और आज का टॉपिक है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, यू हैव टू मैच द लिस्ट ए विद लिस्ट बी। यहाँ पे आपको दे रखा है स्प्रिंग कांस्टेंट, थर्मल कंडक्टिविटी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और यहाँ पे आपको इनके डायमेंशन दे रखे हैं। आपको मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन लिस्ट वन का कौन सा ऑप्शन लिस्ट टू की कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है। अब ऐसे क्वेश्चंस में स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत होती है। आप देखो क्या हो रहा है ना कि किसी भी एक को पकड़ लो आप, ए बी सी डी में से जो आपको दिख रहा है कि इसमें सिंगल ऑप्शन है, तो वो आप चेक कर लो, है ना। तो सबसे पहले काम करते हैं अपन, या फिर दूसरा काम ये भी हो सकता है कि आपको इन सब में से जो सबसे इजीली आती हो आप उसको पकड़ो, जो सबसे इजीएस्ट हो, जो आपको बिना कैलकुलेट करे तुरंत निकल जाए, है ना, या मिनिमम कैलकुलेशन पे निकल जाए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, स्प्रिंग कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली ये दिख रहा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी फॉर्मूला ये काफी इजी होता है और डायरेक्ट आ जाती है इसका आंसर। और स्प्रिंग कांस्टेंट ये दो। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। इफ एप्सिलॉन ई एंड टी represents the free space, permittivity, electric field and time respectively, the unit of epsilon e by t will be। अब देखो, कोशिश ये करा करो कि इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ यूनिट अगर आपस में कट रही हो या डिफिकल्ट यूनिट आपस में कट रही हो तो वो ज्यादा बेटर होता है। अब यहाँ पे देखो एप्सिलॉन है, इसका यूनिट याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना, हालांकि कोई डिफिकल्ट नहीं है बट फिर भी टाइम लगता है थोड़ा सा। तो ई बाई टी, टी तो सिंपल है, एप्सिलॉन नॉट बाई टी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं पॉइंट चार्ज की करंट रखूं या किसी की करंट रख लो अपन, पॉइंट चार्ज की करंट कितना होता है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय आर स्क्वायर। करेक्ट, तो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन नॉट कट गया, ये 4 पाई तो वही कांस्टेंट है, इसको हटाओ, कोई दिक्कत नहीं। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, चार्ज की यूनिट लिखना है आपको ना। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और इसका सेकंड, इसका मीटर स्क्वायर। सो मेरा आंसर आ गया, कूलम मीटर टू द पावर -2 सेकंड टू द पावर -1। दिस इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। A ball of radius r, density rho, dropped through a viscous liquid of density sigma and viscosity eta attains its terminal velocity at time t, given by t is equals to a rho to the power a, r to the power b, eta to the power c, sigma to the power d, where a is a constant and a, b, c, d are integers. You have to find the value of b plus c upon a plus d is। ठीक है, so शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या देखा आपने को कि जो टाइम है वो सम कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट हटा देते हैं अपन। टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रो टू द पावर ए, रेडियस टू द पावर बी, ईटा टू द पावर सी, और सिग्मा टू द पावर डी है। ठीक है, अब सबके डायमेंशन लिख लेते हैं। तो इसके डायमेंशन क्या होते हैं, टाइम के डायमेंशन तो टी होंगे, ठीक है, इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स, तो हटा दो कांस्टेंट। रो डेंसिटी है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, इसकी पावर ए, ये रेडियस है मतलब लेंथ, टू द पावर बी, ये ईटा है, ईटा की याद होना चाहिए वैल्यू ml -1 t -1, दिस इज इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बार आती है ये, टू द पावर सी, और सिग्मा भी वॉल्यूम है, सॉरी डेंसिटी है, तो ये जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम टू द पावर डी। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर m टू द पावर a प्लस c प्लस d, l टू द पावर -3a प्लस b माइनस c माइनस 3d, और t टू द पावर -c इक्वल टू टी टू द पावर 1। अब एक काम करो, इसको कंपेयर कर लो। सो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि -c इक्वल टू 1 है, तो c की वैल्यू -1 आ गई, एक वैल्यू आ गई। अब बाकी ये सब जीरो है, सो बेसिकली मैं लिख लेता हूँ a प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0, मतलब a प्लस डी इक्वल टू -c, और -c की वैल्यू तो 1 है, तो a प्लस डी कितना आ गया मेरा, 1 आ गया। ठीक है, अब ये भी क्या है, जीरो, इसको जीरो पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3a प्लस बी माइनस सी माइनस 3d इक्वल टू 0। ये हो जाएगा मेरे पास, उसको उधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, ये हो जाएगा b माइनस सी इक्वल टू 3 टाइम्स a प्लस डी। अब देखो a प्लस डी की वैल्यू 1 है, तो उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 3। b कितना है, b पता नहीं, निकालना है। c माइनस सी की वैल्यू 1 है, तो हो जाएगा b प्लस 1, तो b की वैल्यू 2 आ गई। b की वैल्यू है, c की वैल्यू है, a प्लस डी की वैल्यू है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है b प्लस सी अपॉन a प्लस डी। b कितना है, सो b प्लस सी कितना हो गया मेरा, 1।
b प्लस सी इज 1 है ना, 2 माइनस 1 हो गया मेरे पास 1, और a प्लस डी कितना है मेरा, ये 1 है, सो करेक्ट आंसर इज 1। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। You have to match list 1 with list 2, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे इस तरह से, यहाँ पे देखो ये 2 मैच कर रहे हैं, यहाँ पे 2 मैच कर रहे हैं, यहाँ पे 2 मैच कर रहे हैं, यहाँ पे 2 मैच कर रहे हैं, ऐसा है ना। तो सबसे पहले तो मैं ये सोचा था कोई यूनिक मिल जाए तो सिर्फ वो सॉल्व कर दे, काम हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, अब ऑन ऑप्शन एलिमिनेशन देख पाएंगे। मैग्नेटिक इंडक्शन, देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है, वैसे फोर्स क्या होता है, QVB। हमेशा याद रखना कि ऐसी क्वांटिटी, ऐसा फॉर्मूला यूज करना जिसके जो फोर्स के एनर्जी के टर्म्स पे हो, तो उसके डायमेंशन बच्चों को याद रहता है। तो फोर्स क्या होता है, MLT माइनस 2, चार्ज कितना है बेसिकली 80 है ना, वेलोसिटी कितनी है LT माइनस 1। सो यहाँ पर आप कड़िया है सब, ये हो गया हड़िया, ये हड़िया मेरे पास MT माइनस 2 A माइनस 1 बचा, MT माइनस 2 A माइनस 1 दिखाई गया, MT माइनस 2 A माइनस 1, तो पहला वाला 3 से मैच कर रहा है। इसका मतलब अब मेरे पास B और C बचे, तो ये मत चेक करो, ये चेक कर लो, C या D चेक कर लो। अब सेल्फ इंडक्टेंस देखता हूँ। सेल्फ इंडक्टेंस बेसिकली क्या होता है, हाफ LI स्क्वायर, एनर्जी के टर्म्स में लिख रहा हूँ मैं, हाफ LI स्क्वायर। एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी होती है mL2T माइनस 2 डिवाइडेड बाय एम्पियर का स्क्वायर। ठीक है, तो mL2T माइनस 2 A माइनस 2, mL2T माइनस 2 A माइनस 2, तो ये आ गई मेरे पे सेल्फ वाली, D का वन आ गया, D का वन आ गया, तो करेक्ट आंसर इज दिस। सिमिलरली ये तो मैंने आंसर निकालने के लिए किया, 2 ऑप्शन मैंने बचा लिए। अब मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है आपको। एक बार मैग्नेटिक फील्ड के अपने पास डायमेंशन आ चुके हैं, तो आपको पता है फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है बाह, तो इसको एरिया से डिवाइड कर, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो V को, तो मेरा फ्लक्स के डायमेंशन पे आ जाएंगे। सो इट इज ML2T माइनस 2 A माइनस 1, राइट। इसी तरह से आप सब कुछ निकाल सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। You have to match list 1 with list 2, coefficient of viscosity, surface tension, pressure, surface energy। अब आप देखो, मैं हर बार स्टूडेंट को बोलता हूँ कि ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ना, ईटा, इसको तो याद करके रखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बार बार आता है। ML माइनस 1 T माइनस 1, और जिसको निकाल भी सकते हैं अपन, फोर्स इक्वल्स टू 6 पाई ईटा RV वाली क्वेश्चन से जल्दी से निकल जाता है। ठीक है, सो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 6 पाई ईटा RV, इसको फोर्स के डायमेंशन पता होता है, रेडियस की वेलोसिटी की पता है, ईटा निकल जाता है। ठीक है, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो तो हो गया अपना क्या, D हो गया। सो अब देखो यहाँ पर A का मेरे पास क्लियर कट 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। अब आप देखो इन दोनों में सभी अलग है, मतलब इन तीनों से कोई एक भी निकाल लिया मैंने तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखो सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ सरफेस टेंशन होती है। तो फोर्स क्या होगा, ML2E माइनस 2 अपॉन L MD माइनस 2, मतलब 2 का आ गया 3, 2 का आ गया 3, तो करेक्ट आंसर इज B ऑप्शन। बाकी दूसरे भी देख लेते हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, सो फोर्स प्रेशर इक्वल टू फोर्स बटे एरिया, फोर्स हो जाएगा हमारे पास MLT माइनस 2 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, सो ML माइनस 1 T माइनस 2, ML माइनस 1 T माइनस 2, तो प्रेशर का आ गया अपना 3 का होगा ML माइनस 1 T माइनस ML, सॉरी हाँ, ML माइनस 1 T माइनस 2, ML माइनस 1 T माइनस 2, C का A, राइट, करेक्ट। सिमिलरली आखिरी बचा है D। ठीक, चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। Which one of the following is not a measurable quantity? पहला है वोल्टेज डिफरेंस, सेकंड इज रेजिस्टेंस, थर्ड इज वोल्टेज एंड फोर्थ इज डिस्प्लेसमेंट करंट। अब आपको दिखा है यहाँ पर कि 2 ऑप्शन, वोल्टेज डिफरेंस और उन्होंने वोल्टेज दे रखा है। एक्चुअली मैं यहाँ पे वोल्टेज से मतलब वो पोटेंशियल बोलना चाह रहा है आपको, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये चीज समझना। सो हमें ये बात 100% पता है कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल हम नहीं निकाल सकते, पोटेंशियल एनर्जी हम नहीं निकाल सकते, डिफरेंस निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ये भी है कि अगर मुझे किसी रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल पता हो तो मैं किसी दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। तो बाकी सब चीज़ मुझे दिख रही क्लियर कट। मुझे इसी का थोड़ा डाउट है कि यही आंसर होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तो अपन निकाल सकते हैं ना 2 पॉइंट के बीच का इजीली, लेकिन बिना रेफरेंस के हम पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। Consider a modified Bernoulli equation P plus A by BT square plus rho G H plus BT plus half rho V square equal to constant. If T has the dimension of time, then the dimensions of A and B are. आपको A और B के डायमेंशन निकालना है। देखो भाई बड़ी सिंपल सी चीज है ये। यहाँ पे H plus BT लिखा है, मतलब H के डायमेंशन और BT के डायमेंशन सेम होंगे। यहाँ पे P plus A by BT square लिखा रखा है, इसका मतलब P के डायमेंशन और ये पूरी A by BT स्क्वायर के डायमेंशन सेम होंगे। सो हम जब भी दो चीज ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, उनके डायमेंशन सेम होना चाहिए, यूनिट भी सेम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये इन दोनों के डायमेंशन सेम कर रहा हूँ, है ना। अब A का नहीं पता, B का नहीं पता, तो एक काम करता हूँ, पहले दूसरी क्वेश्चन का लिख लेता हूँ। डायमेंशन ऑफ H शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ B इंटू T। क्लियर कट मुझे समझ में आ गया कि ये लेंथ है LT-1, ये डायमेंशन हो गया मेरे पास B का, B के डायमेंशन आ चुके हैं मेरे पास LT-1। अब ये जगह मेरे पास PBT स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A। प्रेशर क्या होता है भाई, फोर्स बाय एरिया, तो ये जगह फोर्स MLT-2 डिवाइडेड बाय एरिया L स्क्वायर। B के डायमेंशन कितना है क्वेश्चन में लिखा है, मतलब अपने ने कैलकुलेट कर लिया LT-1, और ये हो जाएगा T स्क्वायर। तो T स्क्वायर से T स्क्वायर कैंसिल हो गया, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा MT-1। MT-1 ये मेरे पास A के डायमेंशन आ चुके हैं। सो A के डायमेंशन MT-1, B के LT-1। फिजिक्स के फंडे।